हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। जैसे आपको पता है डेली संडे आपका टेस्ट लिया जाता है, तो आज की इस वीडियो में आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 40 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाया जाता है? ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है हीरा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन। तो जो अधातु होता है उसमें कोई भी चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिसमें चमक पाया जाता है, तो उस अधातु का नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हीरा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हीरा है वो क्या है, अधातु है लेकिन वो धातु की तरह चमकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है? यहाँ पे बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसल को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो बाढ़ से हानि फसल को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे अधिक हानि किसे होता है? तो सबसे अधिक हानि किसे होता है? फसलों को होता है बाढ़ से, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है न्याय मित्र, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रमुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, क्षार स्वाद में कैसा होता है? जो क्षार हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कड़वा। तो जो क्षार होते हैं आपको बताना है कि वो स्वाद में कैसे होते हैं। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो क्षार होता है जो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे बताना है कि शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 30
सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनंत। तो स्पष्ट देखने की यहाँ पे न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें आता है कि स्पष्ट देखने की अधिकतम बिंदु कितनी होती है, तो अगर अधिकतम पूछे तो यहाँ पे अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो यहाँ पे कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है चलन, डी ऑप्शन है यहाँ पे वातोत्सर्जन। तो वो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है, तो वो जो श्वसन की क्रिया है वो सभी जीवों के लिए यहाँ पे जरूरी है यानी अनिवार्य है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है, यहाँ पे जरूरी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर देखिए, यहाँ पे मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा का, सी ऑप्शन है यहाँ पे हेलीकॉप्टरों का, डी ऑप्शन है यहाँ पे टेलीस्कोप का। तो अगर कोई व्यक्ति मलबे के नीचे दबा हुआ है और उसको पता लगाना है तो हम किस यंत्र की मदद लेंगे, तो यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरे का यहाँ पे मदद लेते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और 40 प्रश्न में से आप हमें बताइएगा कि आपने कितना सही किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर देखिए, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच हो तो वह होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर ध्यान दीजिए कि पीएच स्केल पर किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे क्षारीय होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान पीएच स्केल पर 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा, यहाँ पे अम्लीय होगा, और जिसका विलयन का पीएच मान 7 होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे उदासीन होगा। तो यहाँ पे देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जो पानी होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे उदासीन होता है, इसीलिए पानी का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष, तो अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें एक वस्तु कई जगहों पे दिखाई देने लगती है, उसे हम लोग अबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कपास के लिए, बी ऑप्शन है लीची के लिए, सी ऑप्शन है गेहूं के लिए, डी ऑप्शन है बाजरा के लिए। तो जो काली मिट्टी होती है उस मिट्टी पर सबसे अधिक फसल कौन सा होता है, यानी वो किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो जो कपास होता है वो काली मिट्टी पे सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप 40 प्रश्न देखेंगे और 40 प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। यानी बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहां पे सूखे से वो सर्वाधिक ग्रस्त है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार। तो वो कौन सा राज्य है जो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, यानी वहां पे वर्षात सबसे कम होती है। तो वो कौन सा राज्य है, तो वो राजस्थान है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजस्थान है वो सर्वाधिक सूखे से क्या है, ग्रस्त है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 14 नंबर है,
कौन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इसमें से बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे देखिए कौन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्षार क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आता है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो वो क्षार करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर रहा है, तो वो कौन करता है, यहाँ पे क्षार करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है बैंगनी। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो जो बैंगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य यहाँ पे सबसे कम होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, बैंगनी का, और सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, तो वो लाल का होता है। अगर पूछ दे यहाँ पे कि सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, तो वो लाल का होता है, और सबसे कम किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, तो वो बैंगनी का होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है, तो कम कौन सा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? जो दाल है, अगर दाल हम खाते हैं तो कौन सा यहाँ पे पौष्टिक अंश हमको मिलेगा? ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है यहाँ पे वसा। तो दाल खाने से हमें कौन सा प्रोटीन मिलेगा, यानी कौन सा यहाँ पे पौष्टिक अंश मिलेगा? तो दाल खाने से हमें बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है कि किस राज्य में सबसे अधिक दाल होता है? तो किस राज्य में सबसे अधिक दाल होता है? जो मध्य प्रदेश होता है वहां पे दाल सबसे अधिक होता है। तो साथ में ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी प्रोटीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर है, एंटी मनी क्या है? जो एंटी मनी है ये क्या है? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है यहाँ पे अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिश्र धातु। तो जो एंटी मनी है यहाँ पे आपको बताना है कि जो एंटी मनी है ये क्या है, तो एंटी मनी क्या है, ये उपधातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यानी स्थित है? जो लिच्छवी गणतंत्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे त्रिपुरा। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, मृग मरीचिका किस कारण से बनते हैं? तो अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो लगेगा कि कुछ दूरी पे वहां पे पानी है, और वहां पे जाइएगा तो आपको पानी नहीं मिलेगा, वो एक भ्रम होता है, उसे ही हम लोग मृग मरीचिका बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मृग मरीचिका होता है वो किस कारण से बनता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। तो मृग मरीचिका किस कारण से बनता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मृग मरीचिका होता है वो आंखों का क्या होता है, भ्रम होता है। ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है? जो बताना है कि यहाँ पे कि जो पौधों में टैनिन होता है, टैनिन क्या होता है, तो ये पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे मानव का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, उसी तरह पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, टैनिन होता है। जो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे ही हम लोग उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पौधों का यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ क्या है, टैनिन है। तो वो टैनिन कहाँ पे संचित रहता है? ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है छाल में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो पत्तों में यहाँ पे जो पौधे हैं उसमें टैनिन कहाँ पे संचित रहता है? तो छाल में यहाँ पे संचित रहता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे
अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है रोम। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आता है कि सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहां पे हुआ था? चीन में ही हुआ था। तो इसका भी जवाब यहां पे क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और दोनों प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे। अगला प्रश्न यहां पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है, तो आप लोग सोच समझ के यहाँ पे जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है यहाँ पे आयरन। तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन वो अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न में से यहाँ से अ हटा दे तो क्या होगा इसका जवाब? यहाँ पे देखिए वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो अगर धातु पूछेगा तो यहाँ पे पारा हो जाएगा, अगर अधातु पूछेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा। तो दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग दोनों प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है मनमोहन मालवीय। तो यहाँ पे बताना है कि किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धर्म है उसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन है यहाँ पे 16 अप्रैल 1919। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो 40 हम प्रश्न करवा रहे हैं वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों को ही देख के समझ सकते हैं कि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर है, पाराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो पाराबैंगनी किरण होती है उससे मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है यहाँ पे डेंगू, डी ऑप्शन है यहाँ पे मलेरिया। तो जो पाराबैंगनी किरण है उसके कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पाराबैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है, यानी पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है पाराबैंगनी किरण को? तो जो ओजोन परत होता है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ओजोन परत क्या करता है? जो पाराबैंगनी किरण होती है उसे पृथ्वी तक आने नहीं देता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ओजोन का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? जो लोहे का परमाणु संख्या यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है यहाँ पे 24। तो लोहे का यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे का परमाणु संख्या यहाँ पे 26 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यहाँ पे बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे बताना है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है
वो कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जो रिजर्व बैंक होता है वो सभी बैंकों का क्या है? बैंक है। यहाँ पे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है प्रश्न पूछा गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर, कृषि सुखाड़ क्यों होता है? जो कृषि सुखाड़ होता है वो क्यों होता है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है यहाँ पे मिट्टी के क्षय के अभाव में, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिट्टी के लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष, डी ऑप्शन है 7 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 5 वर्षों का होता है, यानी 5 साल का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे को अगर जंग से बचाना है आपको तो उस पर कौन सा लेप लगाइएगा, किस चीज का? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है यहाँ पे जिंक। तो लोहे को अगर जंग से बचाना है तो उस पे किस पदार्थ का लेप लगाया जाएगा? तो जिंक का यहाँ पे लेप लगाया जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? जो हमारा वायुमंडल है उसे कितने परतों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो हमारे वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो 5 यहाँ पे भागों में बांटा गया, यानी 5 परतों में बांटा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो परत कौन कौन से होते हैं? तो क्षोभ मंडल होते हैं, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और क्या होता है? एक बहिर्मंडल होता है। तो ये क्या होता है? 5 भागों में बांटा गया, यानी 5 परतों में हमारे वायुमंडल को क्या कर दिया गया है? बांटा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, छापखाना का आविष्कार किसने किया था? जो छापखाना है यानी जो प्रिंटिंग मशीन होता है उसका आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन है मेजनी, सी ऑप्शन है गुटेनबर्ग, डी ऑप्शन यहाँ पे मुसोलिन। तो यहाँ पे बताना है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। यहाँ पे बताना है कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सर्प। तो यहाँ पे देखिए जो हरे पौधे होते हैं उसको उत्पाद बोला जाता है और जो हरे पौधे को खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। यानी जो ग्रास हॉपर होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो घास को खाते हैं, तो वो हो गए यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता। और यहाँ पे देखिए ग्रास हॉपर यानी छोटे छोटे कीड़ों को कौन खाता है? मेढक खाता है, तो यहाँ पे मेढक हो गया दूसरा उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाता है? यहाँ पे सांप खाता है, तो यहाँ पे जो सांप हो जाएगा यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? तो तृतीय उपभोक्ता यहाँ पे सांप होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न इसमें भी पूछता है कि उत्पाद किसे कहते हैं? तो जो हरे पौधे होते हैं उसे उत्पाद बोला जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? यहाँ पे बताना है कि अगर कोई दूध है
दूध से अगर दही बन जाता है तो वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए? ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने। तो भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए थे? तो लेनिन ने दिए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? और ये महाभिवियाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है यहाँ पे पीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है यहाँ पे काला। इस प्रश्न में काफी बच्चे गलत जवाब देंगे। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो अगर आप आज के बाद प्रश्न पूछे कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? नीला। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो जो लाल होता है उसका प्रकीर्णन यहाँ पे सबसे कम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन विनाशकारी आपदा है? इसमें से पहचानना है आपको कि कौन वो है आपदा है जो सबसे विनाशकारी है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूकंप। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी आपदा है जो सबसे विनाशकारी है। तो जो भूकंप है वो सबसे विनाशकारी आपदा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है O2। तो अगर लाफिंग गैस किसी दुखी व्यक्ति को भी लग जाए, जो पूरा दुख में हो, अगर उसको यहाँ पे लाफिंग गैस अगर वो सूंघ ले तो क्या होगा? वहां पे वो हंसना स्टार्ट कर देगा। क्यों नहीं? उसके काफी दुख हो, लेकिन यहाँ पे जब वो लाफिंग गैस के संपर्क में आ जाएगा तो वो हंसते रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो ये गैस है इसका नाम लाफिंग गैस रखा गया। और लाफिंग गैस का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये N2O होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, रूस के सांसद को क्या कहते हैं? यहाँ पे बताना है कि जो रूस के सांसद होते हैं उसे क्या कहा जाता है। भारत के सांसद को सांसद ही कहा जाता है, लेकिन रूस के जो सांसद होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो रहे हैं, और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर स्किप कर दिए होंगे तो आप लोग फिर से शुरू से वीडियो देख लीजिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न 40 काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है? यहाँ पे देखिए तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? जो तीन कठिया प्रणाली थी वो किन पर लागू की गई थी? ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो जो भी प्रश्न आप यहाँ पे जो भी आंसर आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ए बी सी ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, पूरा नाम लिख के आप लोग क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी है। तभी जब हम लाइव क्लास लेते हैं या वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं। तो बेल आइकन को दबाना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे आप लोग दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।